हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती एनसीईआरटी एससीईआरटी का संकलन ये दानिश सर हैं। दानिश सर को आई होप आप सभी जानते होंगे। इनकी बुक है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो बुक परचेज कर लें, लेकिन अगर ऐसे बच्चे जिनके पास बुक परचेज करने के पैसे नहीं हैं उनको ये बुक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कराऊंगी। और सारे सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिस्ट्री सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है। हिस्ट्री के अलावा इसमें मध्यकालीन इतिहास, इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा इसमें विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं संघ एवं राज्य, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय या बजट, विज्ञान और मैथ और इसके अलावा रीजनिंग, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के टोटल 145 क्वेश्चन है। कितने? 145 क्वेश्चन। एक दिन में अगर हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे तो हम लोग 3 वीडियो में पूरी हिस्ट्री कवर कर ले जाएंगे इस बुक की। इस बुक के साथ साथ और भी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा कि आपको इस टॉपिक के साथ ये रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ कंसिडर करूँगी एससीईआरटी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। तो बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनके पास ना तो पैकेज खरीदने तक के पैसे हैं और ना ही बुक खरीदने तक के पैसे हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, इसको इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए, जिससे उनको जो है अपने, देखिए हम स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप लोग को, हम लोग को पैसे लिमिटेड, जब मैं स्टूडेंट थी तो पैसे हम लोग को बहुत लिमिटेड मिलते थे। यहाँ तक कि एक बुक खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था कि क्या खरीदें या नहीं खरीदें। अगर नहीं खरीदेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो अब आप अपने पैसे सेविंग रख सकते हैं, आप यहाँ से इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों पे मिल जाएगा। बस आपसे अनुरोध है, आप फटाफट से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है वो 16 महाजनपद से दिया हुआ है। 16 महाजनपद, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग। मगध और अंग मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? यहाँ पे देखिए मगध और अंग के मैदान की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है ये किसके हिस्से हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगा वैली। यानी कि मगध और अंग जो हैं ये मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार एक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जब कोई नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है तो वो कृषि के लिए फेमस हो ही जाती है। अगर हम इसके अलावा एक्स्ट्रा बात करें, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखने को मिलता है कि मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष की बात की जाती है, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, तो अगर हम बात करें पुराणों के अनुसार या फिर हम कहें धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तो ऐसा कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था, जिसमें जरासंध वंश का ये था, ठीक है। और अगर वहीं हम बात करें, ये चर्चा हमें कहाँ मिलती है? महाभारत में। कहाँ मिलती है? महाभारत में। लेकिन अगर हम अन्य साहित्य स्रोतों की बात करें जो किसी के द्वारा लिखी गई हैं, तो उसमें हमें मगध का जो उत्कर्ष है, मगध का जो पहला राजा मिलता है, मगध का जो पहला राजवंश मिलता है वो हर्यक राजवंश मिलता है। कौन सा? हर्यक राजवंश मिलता है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से डिटेल में हम आपको बताते हुए चलेंगे, नहीं तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि केवल बुक का ही बताइए, एक्स्ट्रा फैक्ट मत बताइए, तो हम आपको केवल बुक ही फटाफट पढ़ाते हुए चलेंगे। आपको क्या चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है मिडिल गंगा प्लेन। अगर मान लीजिए ये बिहार है तो ये अपर गंगा प्लेन है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार यहाँ से पटना में यहाँ से प्रवेश करती है और पटना होते हुए आगे बढ़ती है, तो ये मिडिल गंगा प्लेन है, जहाँ पे क्या है मगध और अंग के जो है मैदान देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड से, यानी मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से। क्वेश्चन है इन विच प्लेस वाज कौटिल्य अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शिक्षा, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस पर आधारित है अगर ये पूछ लिया जाए तो आप मार्क कर दीजिएगा, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर आधारित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कौटिल्य का अदर नेम क्या है, तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? यानी कि जो एक लोहे का स्तंभ है, ऐसा धातुकर्म उसमें लगा है जो जल्दी देखने को नहीं मिलता, जिसमें ना जंग लग रहा है, ना पिघल रहा है, ना सड़ रहा है, ना गलन हो रही है और धूप में खड़ा है। पूछा जा रहा है वो कहाँ पर स्थित है? पुणे, दिल्ली, लखनऊ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली यानी दिल्ली। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का जो आश्चर्य लोह स्तंभ है वो कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली में भी कहाँ है? कुतुब मीनार। अगर आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे तो जहाँ से एंट्री लेते हैं, जब यहाँ कुतुब मीनार का जो गेट है यहाँ से जब एंट्री लेते हैं और जब पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे लोहे का स्तंभ आपको दिखाई देगा बीच में, उसके मिडिल में। ठीक है, जिधर से एग्जिट है उधर से ये खड़ा हुआ है। कहाँ पे? कुतुब मीनार परिसर में। ठीक है, कुतुब परिसर में। और अपनी जंग प्रतिरोधक रचना के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें कोई भी जंग नहीं लग रहा है। उस पर वो भी बना है, क्या बोलते हैं, ये जो लोहे का स्तंभ है इस पर वो बना है सिंह। ठीक है, और अगर पूछा जाए ये स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है, ये 7 मीटर ऊंचा है। कितना? 7। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बनवाया था। ये विजय स्तंभ के रूप में है। किसके रूप में? विजय स्तंभ के रूप में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको पूरी हिस्ट्री से देखते हुए मिलेगा, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऐतिहासिक दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक जो दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? क्या उसका विस्तार विंध्याचल पर्वत के कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी नदी के मध्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये पर्वत है, जो ये दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र है, ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, तीनों के ही मध्य देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में दक्षिणापंथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला, अब मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आपको तुगलक वंश के क्वेश्चन दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं? तुगलक वंश के। क्वेश्चन क्या दिया है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, किस एग्जाम में आया हुआ है अगर ये बता दें तो ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किस में आया है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो मिला, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और ये किस देश का था? क्या वो अफ़गानिस्तान का, मोरक्को, इराक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोरक्को। सल्तनत कालीन तुगल वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के? अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 ईस्वी में पहुँचे थे। कब पहुँचा था ये? 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किए थे। और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने इब्न बतूता जो मोरक्को से आया हुआ यात्री था,
इसको जो है दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया था। कब किया था? 1325 से 1351 तक। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मध्य एशिया से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार पर आक्रमण कब किया था। क्योंकि हम बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बख्तियार खिलजी 1197 से 1206 के मध्य जो है बिहार पर आक्रमण किया था और जीता भी था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और इसकी मृत्यु 1206 में हो जाती है। किसकी? बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी ने कौन कौन से विश्वविद्यालय ध्वस्त किए? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि बख्तियार खिलजी ने बिहार से क्या क्या लूटा और कौन कौन से विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया है। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। आई होप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से है। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? पहला क्वेश्चन, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर डिफॉरेस्टेशन की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, खेती से इसका जो है होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी, विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्विनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्य फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्विनीकरण के अन्य कारण थे। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया। 1859 के जो अंतर्देशीय यानी इमिग्रेशन एक्ट है, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1859, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। बागान श्रमिकों की विवाह की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी चाय बागान के जो मालिक थे उनसे बिना अनुमति लिए उन्हें छोड़ने की ज़रूरत मतलब अनुमति नहीं थी। उसके अलावा एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि बागान श्रमिकों को चाय बागान मतलब जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं वो बागान तभी छोड़ सकते हैं जब उन्हें मालिक की अनुमति प्राप्त हो जाए। ठीक है, और 1859 का जो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था और 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसी अनुमति दी जाती थी, मतलब उनको कभी अनुमति दी ही नहीं जाती थी कि तुम चाय बागान छोड़ो, तो वो कभी भी चाय बागान को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते थे। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने असम के बागान श्रमिकों की आवाज़ ही स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अगर देखिए कोई व्यक्ति है उसको एक जगह कैद करके रख दोगे तो वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा ज़रूर, और असम के जो चाय बागान के लोग थे, श्रमिक थे, उन्होंने ही अपने लिए स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 से पूछे गए क्वेश्चन, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई? अगर आप चाहेंगे ना, मेरे पास वन लाइनर फैक्ट्स हैं, मैं आपको वन लाइनर फैक्ट्स जो है सारे क्वेश्चन फटाफट से, जिससे आप एक बार केवल रिवीजन कर पाएँ, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। देखिए बिहार में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपको सन तो पता है, लेकिन आपको डेट भी याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप डेट पे भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के
एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदारी प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा, जिन्हें भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इनकी घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वैसे लॉर्ड कहने की तो ज़रूरत है नहीं, ये लोग भगवान तो है नहीं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। पेपर वगैरह में और क्या कहते हैं बुक वगैरह में लिखा रहता है, लेकिन मेरा जो मानना है, ये लोग अपने आप को भगवान मानते थे और इतिहासकारों ने इन्हें लॉर्ड लिखा क्योंकि वो इन्हीं के इतिहासकार हुआ करते थे। मैं जो कहूँगी कि आप लोग अगर न्यू जनरेशन के हैं तो आप लोग लॉर्ड मत बोला करिए, ठीक है। कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। किसकी घोषणा? यही जो मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, इसकी घोषणा किसने की थी? कैनिंग ने की थी, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1857 के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बिहार जीके में देखने को मिल जाता है। जैसे बिहार से कौन संबंधित थे 1857 से? तो हम सभी को पता है बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के भोजपुर जिले के निवासी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को लीड किया था। इसके अलावा आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिल जाता है बिहार से। तो अगर इन सबको आप एक जगह एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में केवल रिविज़न के लिए पढ़ना चाहेंगे, वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो कराने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? अफगान, ईरान, मुगल, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगान। किसने? अफगान ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, इनको वो अपना भाई मानती थी। उन्हें एक पत्र के साथ एक राखी भेजकर उन्होंने बोला था कि अंग्रेज़ों से लड़ने में हमारी सहायता करें। बंदा नवाब अली 10,000 सैनिक लेकर झांसी पहुँचे थे। ध्यान रखिएगा, ये एक हिंदू महिला थी, ये एक मुस्लिम थे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट आज हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपने आप को आगे रख रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक ही हैं और हम लोग जो है आपस में कभी नहीं लड़ते अगर ये राजनीति बीच में नहीं आती। उस समय की भी देख लीजिए, ये जो हिंदू महिला है रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने भाई बंदा अली नवाब को, ये जो है अफ़गानिस्तान के नवाब थे, नवाब अली बहादुर द्वितीय, इनको जो है राखी भेजी थी और ये इस राखी की राज रखने के लिए 10,000 सैनिक लेकर झांसी पहुंचे थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? यानी 1857 के विद्रोह को बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। किसी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने कहा ना ये भारतीय था ना स्वतंत्रता था, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारे तथ्य रखे। तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, इस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसी में ही इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जिसे जनरल कहा जाता था, इसने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यानी कि झांसी की रानी, हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने अंग्रेज़ों से इस तरह लोहा लिया था कि वो सैन्य अधिकारी, जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो उसने इनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ह्यूरोज ने। किसने कही थी? ह्यूरोज ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने कही थी? ह्यूरोज ने। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो जो नाना साहब थे उन्होंने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? पेशवा, वजीर, नायब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए, पेशवा। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल का पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये दत्तक पुत्र थे, ठीक है।
और क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे उन्होंने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। कौन? नाना साहब। अगर उनको पेंशन मिलती रहती, उस समय हर कोई अपना प्रॉफिट और लॉस देखता था, ठीक है। जब उन्हें पेंशन मिलना बंद हो गया, अंग्रेज़ों ने एक नियम लाया कि दत्तक पुत्र जो हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको राज्य नहीं मिलेगा, तब इन्होंने विद्रोह किया हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र, अभी देखिए क्वेश्चन है आपका 1857 का, और जो मतलब जितने आंदोलन थे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह को प्रदर्शित करता है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। आनंद मठ की जो कहानी है ये 1772 में बिहार के ही पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज़ों और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है? अंग्रेज़ और वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम राजा थे उनके खिलाफ आधारित है, ठीक। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। कौन सा? आनंद मठ। आनंद मठ से हमारे भारतीय संविधान में, या हम कहें भारत में, कौन से चीज़ प्रतीक के रूप में लिया गया? अगर आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि भारत के इतिहास में, या जिन्हें हम लोग बड़े गर्व के साथ नाम लेते हैं, वो चीज़ आनंद मठ से ली गई है, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुई थी। क्यों? क्योंकि संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 को। कब हुआ था? 30 जून 1855 को। वहीं अगर हम बात करें इसके नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। किसके? संथाल विद्रोह के, ठीक है। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय था वो कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमस और रीड ने भी मदद किया था। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में ही 1855 में सिद्धू को पकड़कर फांसी दे दिया गया। फिर चांद भैरव भी मारे गए, और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़कर भी बिहार का एक जगह है मैगनी डी गांव, वहां पर इन्हें 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दिया गया था। किन्हें? कान्हू को। तो सिद्धू, कान्हू और भैरव चांद जो थे, इन लोग सबको एक साथ इस विद्रोह के बाद जो है फांसी दे दिया गया था, ठीक है। बात करें बिरसा मुंडा विद्रोह की, तो इसे जो है उलंग बटोर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में फैला हुआ विद्रोह है। इसे उलन गुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलन गुलान का मतलब ही होता है विद्रोह। ये 1899 से 1900 के मध्य लड़ा गया, और बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे जो है उलन गुलान या फिर महान हलचल की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। कब लड़ा गया? 1899 से 1900 के बीच में। इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया हुआ था, ठीक। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। बिरसा मुंडा जी की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची, जो वर्तमान में खूंटी के नाम से प्रसिद्ध है, खूंटी जिला रांची का, वहाँ के उलीहातू गांव में हुआ था। किसका? बिरसा मुंडा जी का जन्म। अगर इनके शिक्षक की बात करें, इनका शिक्षक जो है वो जयपाल नाग थे, आरंभिक शिक्षक। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु अनंत पांडे थे। क्योंकि बिरसा मुंडा बिहार से संबंधित है तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है। ये वैष्णव धर्म के धर्मावलंबी थे, यानी वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए तो आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें ताना भगत आंदोलन की, अगर आप चाहेंगे तो एक एक आंदोलन को हम आपको अलग से छोटा छोटा वीडियो बना के प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ताना भगत आंदोलन की, ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेता जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ताना का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ताना का शाब्दिक अर्थ ही है टटाना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थितियों को खींच कर दूर फेंकना चाहते थे, उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत और इस आंदोलन को ताना भगत के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। फिर जो है दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ? मुंडा विद्रोह हुआ। फिर ताना भगत विद्रोह हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया जो ताना भगत थे ये कौन थे? बिहार के रहने वाले थे। और ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है ताना भगत आंदोलन ये संबंधित है ऑप्शन बी, यानी कि आदिवासी आंदोलन से, ट्राइब से। किससे?
ट्राइब से, ठीक है। ये जो आंदोलन था, जो ताना भगत थे, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जो है गांधी जी जब असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 लड़ा गया? तो अभी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, किसके नेतृत्व में लड़ा गया? राजकुमार शुक्ल, एएन सिंह, शाहजानंद सरस्वती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था इनमें से कोई नहीं थे। कौन थे जिनके नेतृत्व में लड़ा गया? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था 1855-56 में, ठीक है। संथाल विद्रोह अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो अब वर्तमान का झारखंड है, वहाँ के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। पहले बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता था। सन 2000 में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, तो अब वो हिस्सा जो है पहले बिहार में हुआ करता था, अब वो झारखंड में चला गया। कौन सा? राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के लिए हुआ था? आप देखिए ऐसे ऐसे विद्रोह होते थे कि जो लोग लंबी दाढ़ी रखते थे उन पे भी कर लगाया जाता था। फराजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वाहवी आंदोलन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाहवी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? वाहवी आंदोलन। वाहवी आंदोलन विद्रोह जिसे कहा गया, ये लंबी दाढ़ी पर लगने वाले कर के खिलाफ हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन 1831 में हुआ था। यानी ये आंदोलन जो था वाहवी आंदोलन, ये संथाल विद्रोह से पहले हुआ था, 1831 में हुआ था, ठीक है। कौन सा आंदोलन? वाहवी आंदोलन, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। अच्छा, 1831 में एक और बहुत फेमस आंदोलन बिहार में हुआ था, क्या आपको पता है उसका नाम कौन सा है? 1831-32 में ही छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, तो वो कोल विद्रोह था। कौन था? कोल विद्रोह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया? खानदेश के जनजाति 1856 में, या 1855-56 में बिहार के संथाल, या फिर 1850 में नागपुर के जनजाति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा किसने किया था? संथालों ने किया था। कब किया था? 1855-56 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संथाल हुल, जिन्हें हुल के नाम से भी जाना जाता था, वो उन्होंने इसका विद्रोह किया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं हुल क्यों कहा जाता था, तो संथाल को हुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि हुल का शाब्दिक अर्थ ही विद्रोह या बगावत होता है, ठीक है। इसलिए इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना गया। और उसके जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव थे। इन तीनों लोग को फांसी हो गई थी, मैंने आपको बताया था। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, ठीक। संथाल एक आदिवासी समुदाय के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी, साहूकार, जमींदार और व्यापारी द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह हुआ था। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है। कौन सा? संथाल विद्रोह। अगर पूछा जाए संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो जमींदारों द्वारा जो अत्यधिक लगान वसूल करते थे, महाजनों द्वारा संथालों का जो शोषण होता था, पुलिस व न्याय का पक्षपात होता था, सरकार द्वारा भागलपुर से बर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य को लेकर संथालों ने जिसमें जो बेगारी करवाई गई थी, इन सभी को जो है ध्यान में रख के ये विद्रोह किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगला, 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह ये बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। यहाँ पूछा जा रहा है इसकी नेतृत्व किसने किया? नारायण राव, सिद्धू और कान्हू, देवे नारायण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं, कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले इनमें से कोई नहीं थे। तब फिर कोल विद्रोह का नेतृत्व किया किसने? तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे शिंगराई मानकी, शुंगा मुंडा, बुद्धू भगत, विदराई मानकी। ये लोग जो थे वो कोल के नेतृत्व करने वाले थे। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कोल जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित था।
कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोवा भगत और सिंगराई मानकी जैसे नेताओं ने किया था। इन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेज और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वाले द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। ठीक है, अगर कारण पूछ लिया जाए तो ये सब भी बातें भी ध्यान में रखा करिए कि किस कारण से हुआ था। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए थे। अगर बात करें कोल विद्रोह की, तो अब जब कोल विद्रोह हुआ तब इस क्षेत्र पर, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, यहाँ पे भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत रेगुलेशन एक्ट 13 का प्रावधान भी लागू किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए रेगुलेशन एक्ट 13 कब लागू हुआ था, 1835 वाला, तो कोल विद्रोह के बाद लागू हुआ था। बात करें विल्किंस थे जो एक अधिकारी थे। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को सौंपी गई थी और ये गवर्नर जनरल कौन थे? विल्किंस थे। ये कौन विल्किंस है? वही विल्किंस थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब है भारत में शिक्षा का विकास। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 1857 में कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड हेयर ने। 1857 में कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906, 1904, 1905, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906। वन अनुसंधान संस्था, जिसे आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसकी स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। उसके बाद 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया और 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। अगर पूछा जाए इसे डीम्ड विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया? 1991 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1667, 1767 या 1867? तो भारत में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। कब हुई? 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन, भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। कब हुई थी? 1767 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यूथ बंगाल मूवमेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक, युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने छात्रों में परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कई सारे अभियान भी चलाए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुक के बारे में, चीज़ों के बारे में जाना। कल से जो है हम अपने वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बस आगे क्वेश्चन और आंसर करते हुए जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस इतना बता दीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने हैं या फिर जो इस बुक में जितना दिया है बस उतना ही पढ़ना है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।